सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इससे पहले के सभी टॉपिक्स और ये सारे क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो हमें आप यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब मैं इस पैरा को पढ़ने के साथ साथ आपको समझाऊंगी। इसमें बोला है इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट leads to this similarity in properties. We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. हमने ऊपर पढ़ा ना कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस को इवॉल्व करता है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो ये एसिड्स में ना कॉमन है कि हर एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस को इवॉल्व करेगा ही करेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो चलो अब हम एक एक्टिविटी को कंटेन करते हैं कि क्या हमारे सभी एसिड्स हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में आपको एक ही डायग्राम दिख जाएगा, तो हमें इसको स्टडी करना है। इसमें बोला है कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है और उसमें हमने कुछ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा HCl को बहुत सारे पानी में मिला के एक सॉल्यूशन को तैयार किया और उसको बीकर में रख दिया। इसमें फिर हमने आयरन नेल को उसके बाद फिर हमने आयरन नेल को रखा हुआ है यहाँ पे और एक बल्ब को कनेक्ट किया है। 6 वोल्ट बैटरी को भी कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर आपको डायग्राम में यहाँ पे सब कुछ विजिबल होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने स्विच रखा है ताकि हम जब चाहें इसको ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज को पास करा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला इस पैरा में, इसको पढ़ते हैं कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। इस डायग्राम में जो ये बल्ब कनेक्ट किया है हमने, ये बल्ब स्टार्ट करने लगेगा ग्लो करना। और इन दिस तो इसमें बोला कि बल्ब जो है एसिड के केस में ग्लो करने लगेगा as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। तो ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि एसिड्स जो हैं इसकी एसिड के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन आप देखोगे कि ग्लूकोज और जो अल्कोहल है ना वो उसका सॉल्यूशन लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो यानी कि बल्ब का ग्लो करना यही इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो आप सबको पता है कि नॉर्मल वाटर जो है हमारा डिस्टिल वाटर नहीं करता कंडक्ट, बिकॉज उनमें आयंस का अब्सेंस होता है और आयंस हमारे बेसिकली चार्ज कैरियर्स होते हैं और चार्ज के ही चलने से किसी भी सबस्टांस में वो कंडक्टर बन जाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो बेसिकली आयंस का प्रेजेंस ही हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके देता है। इससे कभी भी डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ आयंस, बट इन दिस केस bulb will glow. It indicates that electricity will pass through the solution. It means हमें पता है कि एसिड तो हमारे वैसे भी H+ आयंस इनमें होते हैं, है ना। एसिड्स में आयंस होते हैं और एसिड्स का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें आयंस होंगे और इन आयंस की वजह से ही ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करके आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके बाद इसमें क्या बोला हुआ है, द इलेक्ट्रिक करेंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। जो चीज़ मैंने आपको समझाई अभी सिर्फ वही इसमें यही बताना चाहा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में आयंस हैं उनके थ्रू ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। एसिड कंटेन्स H+ आयंस एज कैटायन एंड एनायंस सच एज Cl- इन HCl। HCl हमारा एक एसिड है और हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारा H+ है वो कैटायन है। क्या है? कैटायन। और हमारा Cl- क्या है? एनायन है। तो जो हमारे ये आयंस कंडक्ट कर रहे हैं HCl, तो अगर हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं बीकर में तो उसमें हमें कौन से आयंस प्रेजेंस होंगे, H+ और Cl-। तो यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद NO3-
इन HNO3 नाइट्रिक एसिड कहलाता है। इसमें NO3 माइनस जो है वो और H+ तो हर एसिड कंडक्ट करता है जनरली, ठीक है। तो H+ तो सब कंडक्ट, बट जो डिफरेंस होता है वो किससे आता है, जैसे Cl माइनस हो गया HCl में, NO3 माइनस हो गया HNO3 में, SO4 माइनस हो गया H2SO4 में, और CH3CO माइनस हो गया CH3COH में। मैं इन सबको एसिड का नाम आपको बता देती हूँ। HCl इज आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज आवर नाइट्रिक एसिड, H2SO4 इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद है सिंस द केटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। हमने देखा कि हर एसिड में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक में, नाइट्रिक में, सल्फ्यूरिक में, एसिटिक में, ये डिफरेंस है कि ये NO3 माइनस है, ये SO4 माइनस दे रहा है, ये CH3CO माइनस दे रहा है, वो Cl माइनस दे रहा है, लेकिन सब में कॉमन क्या है कि सब के सब H+ आयन दे रहे हैं। तो यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अगर सब में कॉमन है हर एसिड में, तो यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। Repeat the same activity using alkali such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. which can you conclude from the results of this activity। इसने बोला अब ये तो हमने एसिड के लिए किया, अब यही काम आप बेस के लिए भी करना। देखो इसमें बेस में क्या होता है, OH माइनस कॉमन होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, ऊपर के पैरास में पढ़ के, कि हमेशा याद रखना कि एसिड में शुरू में H+ होते हैं, यानी उनमें H+ प्रेजेंट होते हैं, और एसिड और बेस को पहचानने का यही अच्छा एक तरीका है। तो बेस में क्या होता है, लास्ट में OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। तो आयन्स तो इसमें भी है, बेस में भी, तो ये भी क्या करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, आयन्स तो प्रेजेंट इसमें भी हुए, है ना। उसके बाद है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब बताओ कि एसिड और बेस जो है, सो नो हमें क्या पढ़ना था कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब हम अगर एसिड और बेस को किसी भी वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस in the presence of water. The separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in absence of water। इसका मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो हमारा H+ आयन है HCl में से तभी सेपरेट होगा जब वाटर की प्रेजेंस होगी, लेकिन अगर वो वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो कभी भी हमारा HCl एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। नोट दिस पॉइंट बिकॉज इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम पे भी आए थे और हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। कभी भी हमारा जो वाटर का एब्सेंस होगा उसमें हम एसिडिक डालेंगे या एसिड का सॉल्यूशन नहीं लेंगे, तब आप कभी नहीं कह सकते कि वो कभी आपको एसिडिक कैरेक्टर शो करवाएंगे। कभी भी आप अगर वेट लिटमस पेपर लेते हो और उसको आप HCl में डालते हो तो कभी भी वो आपको क्या करेंगे, H+ आयन का टेस्ट नहीं देंगे, यानी एसिड का टेस्ट नहीं दे पाएंगे। आपको पता है वो HCl है, वो है एसिड, लेकिन वो आपको लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो ड्राई है, उसको थोड़ा आपको मॉइस्चराइज करके लेना पड़ेगा, तब डिप करोगे तभी वो टेस्ट देगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि HCl + H2 करेंगे तभी वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और क्लोरीन माइनस। तो हाइड्रोनियम आयन ही बनाने पे वो H+ का टेस्ट देगा और एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करवाएगा। इन एब्सेंस ऑफ वाटर कभी भी कोई भी एसिड आपको एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करवाएगा। उसके बाद है इन पैरा में यही है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट alone but they exist after combining with water molecule, यानी कभी वो अकेले में H+ आयन को नहीं शो करेगा जब तक वो वाटर के साथ कंबाइन ना करे। द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O+ और H+ आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व नॉट। अब ये तो एसिड की बात हुई कि वाटर में H+ देगा और बिना वाटर के नहीं देगा, लेकिन अब बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होना है, वाटर में, तो बेस को जब हमने वाटर में डाला तो वो क्या किया, Na+OH- निकाला। उसी तरह से KOH को डाला तो K+OH- डाला, MgOH2 को डाला तो Mg2+ और OH- दिया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बेसिस जनरेटेड हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स इन वाटर। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा हमारे एसिड्स H+ देते हैं और बेस क्या देते हैं, OH- देते हैं। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर,
बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। नोट द पॉइंट कि जो भी बेस हमारे वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये ब्लू पार्ट में भी पढ़ लेते हैं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसलिए यहाँ पे अलग से नाम दिया गया कि जो वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं वही अल्कली कहलाते हैं, क्योंकि कुछ बेस हमारे वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, इसलिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए हमने नाम से इनको अलग कर रखा है। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज़ अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। यानी कि जो अल्कलीज होते हैं, जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ये कैसे टच में होते हैं, सोपी टाइप, यानी जैसे सोप कुछ होते हैं झाग बन जाता है उस टाइप के होते हैं, सॉफ्ट से। बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब कि कड़वा, सोर मतलब खट्टा, जो कि एसिड होता है बेस पर, बिटर यानी कि कड़वे, और कोरोसिव इन नेचर यानी कि जल्दी से रिएक्ट करके ख़राब हो जाने वाले। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। कभी भी हम इसको ऐसे टेस्ट या फिर टच नहीं कर सकते, ये हमें हार्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो हमने जैसे कि देखा कि H प्लस आयन हमारे एसिड जनरेट करते हैं, OH माइनस हमारे बेस जनरेट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि एसिड प्लस बेस के सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे कि हमने लिया HX यानी कि H, अब एसिड के साथ कुछ भी हो सकता है वो X, MOH, क्योंकि हमें पता है एसिड में H और बेस में OH कॉमन होता है, हर एसिड में H होता है और हर बेस में OH होता है, और ये X और M बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म क्या होता है, MX प्लस HOH, है ना, वाटर और सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा बनता है कि जो हमारा एसिड में H के अलावा, H प्लस आयन के अलावा जो होता है वो, और बेस का OH माइनस के अलावा जो होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके उसका सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। तो हमने देखा कि XM मिलके ये फॉर्म कर लेते हैं MX, बाकी जो H और OH है, एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH माइनस, आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेसिस। सो अभी इस पैरा में क्या बोल रहा है, देखो कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। यानी कि वो प्रोसेस जब हम एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर 1 में बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, यानी कि बहुत से अमाउंट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट को जनरेट करते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो अपने साथ रिएक्शन करवाने टाइम उनको हीट की ज़रूरत होती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उन्हें हीट प्रोवाइड करके उनको रिएक्शंस को करवाई जाती है, वो होते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, जो रिएक्शन खुद ब खुद बिना कोई हीट, बिना कोई एनर्जी दिए खुद ब खुद हो जाते हैं, और बाद में खुद रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज़ करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक। तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो इसमें बोला है कि अगर हम एसिड और बेस को वाटर मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो जब भी हमें नाइट्रिक एसिड, अच्छा आपको मैं यहाँ से टर्म और बताना चाहूँगी, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मतलब होता है। आपने ऊपर पढ़ा कि डाइल्यूट, यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था यहाँ पे कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने पढ़ा कंसनट्रेटेड। तो इस डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का ध्यान हमेशा रखना कि डाइल्यूट मतलब जहाँ पे डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, इसका मतलब उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl, यानी कि एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, तो वो हमारा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें हमारा एसिड कम है, और सॉरी एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, यानी कि एसिड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक, इसलिए हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड का इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कंसनट्रेटेड होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर मोर हार्मफुल देन डाइल्यूट वन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंसनट्रेटेड में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एसिड इज़ हायर देन वाटर, वेयर एज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन एसिड। ठीक है, तो उसके बाद
हमें क्या बोला कि हमें बिल्कुल ध्यान से इसको करना होगा जब भी हमें कंसनट्रेटेड एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाना होगा। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। कभी भी एसिड को आप मिला रहे हो वाटर में तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा काम आना है। लेबोरेटरी वगैरह में भी आप कभी कुछ करने जाओगे, 12th तक हो भी लैब में या फिर कॉलेज में भी जाओगे, तो इसको याद रखना कि कभी भी एसिड का एडिशन वाटर में बहुत स्लोली होगा और कांस्टेंट स्टिरिंग, स्टिरिंग मतलब कि हिलाते रहना, बीच बीच में हिलाते रहना उसको, या फिर एक रॉड होती है उससे मिलाते रहना, स्टिर करते रहना, ठीक है। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। तो जब भी आप वाटर ऐड करते हो कंसनट्रेटेड एसिड में तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है जो कि स्प्लैश आउट हो जाएगा और हमारे लेबोरेटरी में आग भी लग सकती है अगर हमने इसको ढंग से नहीं किया तो, और हमें भी ये बहुत बुरे तरीके से हार्म कर सकता है। तो द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और इस वजह से जो बीकर जिसमें हम कर रहे होंगे उस एक्सपेरिमेंट को वो भी टूट के नीचे गिर सकती है। लुक out for the warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or base with water results in decreasing in the concentration of ions पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे एसिड और बेस को हम ऐड करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, और एक दूसरे को अगर वो न्यूट्रलाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम एसिड की या बेस की जो भी एक्सेसिटी हो रही है, यानी एक्सेस में है वो, तो उनकी एक्सेसिटी को कम करने लगेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो इस वजह से हम इस चीज़ को हर जगह यूज़ करते हैं कि कभी भी हम एसिड और बेस को जब यूज़ करते हैं और किसी की भी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो हम बेस को या फिर एसिड को एक दूसरे के अपोजिट वाले को ऐड कर देते हैं सो दैट कि वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर दें, ठीक है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एसिड ऑन द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। उसके बाद क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ कर लेते हैं कि वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन while solution of compound like alcohol and glucose did not show acidic character। क्यों HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में जबकि सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो HNO3 और HCl shows acidic character because in presence of water it may form hydronium ion or H plus ion so that it indicates the presence of acidic character, whereas alcohol and glucose generate OH minus ion which is the indication of presence of base, not the presence of acid, ठीक है। उसके बाद है वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों किसी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में कोई भी एसिड अपना H प्लस आयन बिहेवियर शो करता है या फिर H प्लस आयन को रिलीज़ करता है। किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में हमारा एसिड H प्लस आयन को रिलीज़ कर देता है, उन आयंस के रिलीज़ होने की वजह से हमारे आयंस जो होते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं, और चार्ज कैरियर होने की वजह से चार्ज कैरी होगा अगर किसी सब्सटेंस में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट हो जाती है। इस वजह से एसिडिक का एक्वा सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करता है बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, और विच आयंस H प्लस आयंस, बिकॉज वाइल मिक्सिंग विथ वाटर इट रिलीज हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन विच हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और पास इलेक्ट्रिसिटी, hence it conduct electricity। उसके बाद why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper। कि HCl गैस कभी भी ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती। हालांकि इसका आंसर मैंने आपको उस पैरा को पढ़ते साथ ही बता दिया था, बट मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर है उसमें वाटर की एब्सेंस है, वो ड्राई है, वेट नहीं है, उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। अगर जब वाटर नहीं है तो हमारा एसिड कभी भी अपना H प्लस आयन नहीं निकालेगा और वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, इस वजह से लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water not water to the acid। कभी भी एसिड को जब हम मिलाना होता है तो ये क्यों बोला जाता है कि हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना, वाटर को एसिड में नहीं, क्योंकि
कॉमन सा इसका रीज़न है कि अगर आप एसिड डाल देते हो किसी बीकर में, उस पर से आप अगर एसिड वाटर डालोगे तो वो एसिड छलक उठेगा, स्प्लैश आउट करेगा, और स्प्लैश आउट करेगा तो बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जिस वजह से वो हमें बहुत हार्म भी कर सकता है, और ये बहुत एक हार्मफुल तरीका होता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, वाटर को पहले रखते हैं, उसके बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा एसिड धीरे धीरे डालते हैं, स्लोली ऐड करते हैं, और साथ में कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग करते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली उसको हिलाते रहते हैं। उसके बाद है, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। यानी कि तो जैसे जैसे हम एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हमारे हाइड्रोनियम आयंस भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है वाटर के साथ मिलकर ही हमारा एसिड हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोल रहा है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कैसे इफेक्ट होंगे जब हम बहुत सारा बेस को सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो OH माइनस को अगर आप ऐड करोगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेस हमेशा OH माइनस शो करता है, उसका वाटर का H+ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर H+ आयन मिलता रहा तो H+ और OH मिलके वाटर का फॉर्म करने लगेंगे। ठीक है। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हमें पढ़नी है इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड या बेस होता है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू distinguish between an acid and a base. We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H+ और OH माइनस। तो हमको इस वाले स्केल को समझना है। ये एक स्केल है, pH वैल्यू स्केल कहते हैं जिसको हम, और ये pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को हमें पढ़ना है, इस pH स्केल को। इस pH के स्केल के बेस पे ही हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को क्या कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं। तो S7 जो होता है हमारा न्यूट्रल स्टेज होता है, वो न्यूट्रल स्टेज ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल। जैसे ही 7 से यहाँ पे कम होने लगता है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। इस साइड क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जिसका 1 होगा, जिसकी pH वैल्यू 1 होगी, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाएगा, और जिसकी pH वैल्यू 6 होगी या 6.5 होगी, वो सबसे वीकेस्ट एसिड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे बढ़ते बढ़ते हमारा H+ आयन की जो मात्रा है, यानी कि जो H+ की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। कम मतलब वैल्यू कम 1, 2, 3 होने पे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कम होने पे हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है H+ की, और H+ की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि एसिडिक बिहेवियर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद 7 से इधर होने पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 यहाँ पे OH माइनस की जो स्ट्रेंथ है, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। अब जितना 13 होगा उतना इंक्रीज। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसकी होगी, pH वैल्यू जिसकी 14 होगी, और pH वैल्यू जिसकी 8 होगी, तो वो सबसे वीकेस्ट बेस कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्केल है, इसको हमें पढ़ना है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ द सबस्टांस हैज़ द pH वैल्यू ऑफ 13 और इफ़ द pH वैल्यू ऑफ अ सबस्टांस इज 14, तो विच ऑफ दैम इज़ द वीकेस्ट बेस। तो आपको पता होना चाहिए स्केल की मेजरमेंट के बारे में कि हम इसको कैसे नापते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 जैसे जैसे इस साइड न्यूमेरिक वैल्यू घट रही है, वैसे जैसे H+ की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो रही है, वैसे उस तरफ OH माइनस की स्ट्रेंथ दोनों तरफ इंक्रीज़ ही हो रही है। इस साइड घटने पे भी इंक्रीज़ हो रही है, इस साइड बढ़ने पे भी इंक्रीज़ हो रही है। इतना याद रखना कि 7 के न्यूट्रल के स्टेज के दोनों साइड इंक्रीजमेंट ही हो रही है। दूर जाने पे, 7 से दूर जाने पे दोनों साइड इंक्रीजमेंट ही हो रही है। इधर H+ की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, इधर OH की हो रही है। डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे H+ की हो रही है, यहाँ OH माइनस की हो रही है। लेकिन और दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पे 6, 5, 4, 3 यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू घट रही है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है बेस के साइड। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। देखो फिर हमें ये दे भी रखा है एक लिटमस पेपर का, हमको
डायग्राम रियल पीएच जो पेपर होता है हमारे लेबोरेटरी में, मैं आपको टीचर अगर शो कर दे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये पीएच स्केल की पेपर ले रखा है, ठीक है। वहाँ पे तो आपको मेजरमेंट के लिए थ्रू एक डायग्राम के थ्रू बताया, यहाँ पे ये रियल एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे लेमन जूस की बता रखी है 2 होती है, गैस्ट्रिक जूस की 1 होती है। गैस्ट्रिक जूस पता है कौन निकालता है, हमारे डाइजेशन के टाइम पे हमें स्टमक रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस। सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कितना कितना ज़्यादा एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसलिए ज़्यादा देखते हो ना कभी भी एसिडिटी हो जाती है, एड्स भी होते हैं कि ये पियो, ये सिरप लो तो एसिडिटी कम हो जाती है। तो वो जो बेसिकली जो हमारे सिरप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हायर स्ट्रेंथ एंड बेसिक्स होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के होते हैं। तो हम बेस का जब एडिशन करा देते हैं ना अपनी बॉडी में, तो जो एक्सेसिटी हो गई ना एसिडिटी हो गई है, एसिड बढ़ गया है, तो वो जो ज़्यादा बेस जब उस बढ़े हुए एसिड पे मिल जाता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने लगते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये सब है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी है। उसके बाद 7 जो होता है प्योर वाटर और ब्लड का होता है हमारा ना, हमारा वाटर और जो ब्लड होता है हमारे जो बॉडी का ब्लड है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो कभी कभी आप सुनते हो कि ब्लड में फिनाइल बन रहा है, कभी कभी मेरे भी एक रिलेटिव है उनको हो गई थी बीमारी कि उनके जो ब्लड है ना उनमें फिनाइल बन रहा था। तो उसमें उसके लिए फिर दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उनमें क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ही बेसिक का ही यूज़ करते हैं। उसमें भी बेसिक जो दवाई होती है वो बेसिक इन नेचर से ही होते हैं, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिड के इफ़ेक्ट को। तो हमारा ब्लड और प्योर वाटर की जो ना एसिड होता है ना बेस, उसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है 7, दैट इज़ न्यूट्रल। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज़्यादातर हम लेते हैं कब, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, जो सिर्फ डाइजेशन वाली होती है सिरप्स में, उसमें यही मिला होता है। उसके बाद है 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, NaOH। उसके बाद है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड। तो ये सारे इस टेबल के बारे में है जो मैंने आपको समझाया, बस उतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।